हरे कृष्णा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ में जिसका नाम है थ्योरी ऑफ सप्लाई। अगर आपने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रखा है तो यकीन मानिए कि आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आएगा। जो थ्योरी ऑफ सप्लाई है वो थ्योरी ऑफ डिमांड जैसा ही है, कुछ 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 बातें उसके अपोजिट है और उसके वो पैरेलल रन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सप्लाई वर्ड का मीनिंग क्या होता है। करेक्ट। तो डिमांड का मीनिंग क्या होता है? डिमांड हम लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे। डिमांड मतलब क्या होता था कि एक कंज्यूमर कितनी कमोडिटीज या कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज करना चाह रहा है, कितनी उसकी विलिंगनेस है अपने पैसे को खर्च करने की, अपने मीन्स को यूज करने की, और डिजायर है उस पैसे को खर्च करके उस चीज को पाने की, है ना। विलिंगनेस होती थी कंज्यूमर की सामान परचेज करने की। यहाँ पे सप्लाई में क्या होगा, यहाँ पे हम विलिंगनेस की ही बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ विलिंगनेस होगी प्रोड्यूसर की या फिर सेलर की। और जब कंज्यूमर बाय करता है तो प्रोड्यूसर और सेलर क्या करते हैं? सेल करते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक प्रोड्यूसर या एक सेलर कितनी विलिंगनेस से सामान सेल करना चाह रहा है, बस यही है सप्लाई। तो देखिए क्या लिखा है, थ्योरी ऑफ सप्लाई इज एग्जैक्टली पैरेलल टू थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर्स और सेलर्स। इसका मतलब क्या होता है? सप्लाई मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कि प्रोड्यूसर और सेलर आर विलिंग टू प्रोड्यूस, बनाना चाह रहे हैं और या फिर बेचना चाह रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है। अब इसके बाद में सबसे पहले हमें समझने हैं कि थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है। सप्लाई को मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? जैसे कि हम लोगों ने डिमांड चैप्टर में पढ़ रखा है कि क्वांटिटी डिमांडेड को कभी भी हमें अगर एक्सप्रेस करना हो, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। एंड सेकंड, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्लो। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट सो मच पर पीरियड ऑफ टाइम, जिसका एग्जांपल जैसे कि 7,000 डजन ऑरेंजेस पर वीक, है ना। अब सप्लाई की बात करें तो सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। यहाँ पे डिजायर है, विलिंगनेस है। सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू सम प्राइस। ये भी प्राइस के रेफरेंस से बताया जाता है। ठीक है, कि जैसे कि 30 रुपीज वाले 20 गुड्स की सप्लाई हुई। ठीक। एंड सप्लाई इज अ फ्लो वेरिएबल। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये पीरियड ऑफ टाइम का होता है, एक किसी पर्टिकुलर डेट का नहीं होता है। सप्लाई इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप लोगों को अगर स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो स्टॉक मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट कब बनती है? एज एट 31st March इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, सो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। तो आपके मन में आ रहा होगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड। द आंसर इज करेक्ट कि जो हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो मतलब क्या होता है? जो एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच के पीरियड को डिनोट करता है, राइट। सो सप्लाई इज अ फ्लो वेरिएबल। ठीक है, ये पीरियड का होता है। अब इसी के साथ हमें दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस समझना है। कौन है वो दो वर्ड्स? सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है? मोटा मोटा इतना समझिए, सप्लाई मतलब क्या होता है कि एक सेलर कितना अभी ऑफर कर रहा है। स्टॉक मतलब होता है उसके पास ओवरऑल कितना स्टॉक मेंटेन्ड है। ठीक है, क्या बात? मान लीजिए कि मेरी एक शॉप है और मैं उस शॉप में क्लॉथ सेल करता हूँ। तो मेरी क्लॉथ्स की जो शॉप है वहां पे बहुत सारे क्लोथ्स अवेलेबल होंगे। आंसर इज यस। मेरे कुछ क्लोथ्स जो होंगे वो मेरे वेयर हाउस में या पीछे कहीं पे किसी रूम में रखे होंगे। क्या मैं सारे उसको सामने जो है डिस्प्ले में लगा सकता हूँ? द आंसर इज नो। कोई मेरे पास में अगर कंज्यूमर आता है बाय करने के लिए तो क्या मैं उसको पूरी दुकान उठा के बेच दूंगा? नहीं, यानी वो कुछ पीसेस लेगा। तो सप्लाई का मतलब क्या है? जितना मैंने उसको क्वांटिटी सेल करा वो सप्लाई के अंदर आएगा। स्टॉक का मतलब क्या है कि मेरे पास कितने गुड्स की क्वांटिटी अवेलेबल थी। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आइए जरा डिफरेंस देखते हैं। सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज ऑफर्ड फॉर सेल। क्या बोला इसने? मेरी दुकान में बहुत सारे पीसेस रखे थे, उसमें से मैंने जितने 3 या 4 उसको ऑफर करे बेचने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? वो सप्लाई है। सप्लाई किसका पार्ट है? सप्लाई पूरे स्टॉक का पार्ट है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इट इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज ऑफर्ड फॉर सेल। स्टॉक तो मेरी पूरी दुकान का था, लेकिन उसमें से जितना पोर्शन मैंने ऑफर करा दैट विल बी नोन एज सप्लाई। स्टॉक क्या होता है? इट इंडिकेट्स टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल। सेल करने के लिए टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कितनी अवेलेबल है आपके पास में, वो होता है स्टॉक। ठीक। नेचर क्या है? सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई पीरियड ऑफ टाइम का होता है। स्टॉक रिलेट्स टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सुन रखा है, तो स्टॉक के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को होता है ना। जैसे 31st March को स्टॉक इतना बचा हुआ था, 1st April को इतना स्टॉक रखा हुआ था। नेचर क्या है? नेचर कवर हो गया। रिलेशन क्या है? सप्लाई इज ऑलवेज लेस देन स्टॉक। सप्लाई हमेशा लेस होगी। अगर मैं किसी कस्टमर को बेच रहा हूँ, मेरे पास में 1000 आईफोन्स रखे हैं, तो मैं उसको सप्लाई जो है
कितने करूंगा, पूरे 1000 तो उसी को थोड़ी सप्लाई कर दूंगा, यानी सप्लाई कम होगा स्टॉक से, एंड स्टॉक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई। इजी था ये। टाइप क्या है, जब हम बात करते हैं सप्लाई की, सप्लाई यानी मैंने कितना ऑफर करा कस्टमर को, यानी उसने कितना खरीदा, मतलब मैं उसे कितना सेल कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये एक एक्चुअल सप्लाई है। ये क्या है, एक एक्चुअल सप्लाई है। स्टॉक बताता है पोटेंशियल सप्लाई, पोटेंशियल यानी आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना सप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि आप कितने आईफोन बेच सकते हैं, तो मेरे स्टोर में 1000 आईफोन्स हैं, तो मैं मैक्स टू मैक्स कितना बेच सकता हूँ, 1000। तो वो क्या है, 1000 जो स्टॉक है वो पोटेंशियल सप्लाई है, कि मैं इतना पोटेंशियल रखता हूँ सप्लाई करने का, बट एक्चुअली मैं कितना बेच रहा हूँ वो सप्लाई है। समझ में आ रहा है। अब सप्लाई को पढ़ने के लिए दो क्राइटेरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, कि सिंगल प्रोड्यूसर है तो हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे, और अगर बहुत सारे हैं तो हम मार्केट पढ़ेंगे। जैसे जस्ट लाइक डिमांड, मैंने बोला डिमांड के पैरेलल चलेगा ये चैप्टर, जैसे आपने डिमांड में पढ़ रखा है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, राइट, तो वैसे यहाँ पे होगा इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड का है, वेरी शॉर्ट, इंस्टेंटेनियस, या फिर थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड है, या फिर लॉन्ग पीरियड है। तो इन तीन बाइफिकेशंस में हमारे पास में तीन टाइम पीरियड में भी क्लासिफिकेशन होता है। तो चलिए पहली क्लासिफिकेशन की तरफ। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के हिसाब से। देखिए ना, व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड की डिफिनेशन जैसा ही है ये। इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ फर्म इज विलिंग टू प्रोवाइड एंड ऑफर फॉर सेल एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब क्या हुआ, कि एक इंडिविजुअल सेलर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट प्राइसेस पे कितना कमोडिटी सेल करने के लिए विलिंगनेस रखता है, कितना क्वांटिटी वो बेचना चाहता है, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई। तो यहाँ पे दो ग्राफ दिख रहे हैं आपको, एक आपको दिख रहा है ए फर्म का, ये ए बिजनेसमैन है, तो जब प्राइस P1 है तो वो कम क्वांटिटी देना चाह रहा है, जब प्राइस P2 है तो वो क्वांटिटी ज्यादा देना चाह रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, डिमांड का लॉ कैसा था, वो इनवर्सली था, चलता था, ठीक है, वो डायरेक्टली रिलेशन में नहीं था, वो इनवर्सली रिलेटेड था, किससे, प्राइस से। किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाती है, लेकिन सप्लाई में ऐसा नहीं होगा। आप खुद सोचिए, आप किसी शॉप में आप सेलर हैं, ठीक है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट ज्यादा प्राइस में बिक रहा है तो आपके मन में क्या आएगा, कि उस प्रोडक्ट को मैं और ज्यादा बनाऊं, मैं उसको और ज्यादा बेचूं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा है ना। और बिजनेस क्यों किया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव होता है, राइट। इसका मतलब कि कंज्यूमर वाले चैप्टर में हम क्या समझते थे, डिमांड वाले चैप्टर में क्या समझते थे, कंज्यूमर कहता है अगर प्राइस बढ़ रहा है तो अब मैं ज्यादा नहीं खरीदूंगा, लेकिन सप्लायर उल्टा सोचता है, सप्लायर सोचता है इसका प्राइस बढ़ रहा है, इसमें अब जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज्यादा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसी क्वांटिटी को ज्यादा बना के बेचूंगा, तो प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाती है। तो यहाँ कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन, डिमांड चैप्टर में कैसा था, इनवर्स रिलेशन। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग, और उसका ग्राफ कैसा था, उसका डाउनवर्ड था, ठीक है। डिमांड का ग्राफ कैसा जाता था, नीचे जाता था, लेकिन सप्लाई का ग्राफ कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अच्छा, तो जब प्राइस कम था तो क्वांटिटी कम जाती थी, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी भी ज्यादा जाने लगी। ये फर्म बी का है, मतलब दो अलग अलग फर्म का मैंने दे रखा है, क्यों, तो वो आगे समझते हैं। मार्केट सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच ऑल फर्म्स आर विलिंग टू प्रोवाइड एंड ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर पीरियड प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। मार्केट सप्लाई का मतलब ये है कि मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं जो सप्लाई कर रही हैं, उन सबका मिला करके कि वो कितना ऑफर फॉर सेल रख पा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई। अब मार्केट सप्लाई के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पे मैंने दोनों इंडिविजुअल फर्म्स को साथ में ऐड करके मैंने क्या मान लिया उन्हें, मार्केट। और उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर वो अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा, वो हल्का सा फ्लैटर हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारे मार्केट का सप्लाई कर्व, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में मैंने आपको जैसे तीन टाइम पीरियड बताए, एक बहुत ही शॉर्ट होगा, एक थोड़ा सा शॉर्ट होगा, और एक लॉन्ग होगा। तो सबसे पहले वाले पे चलते हैं, व्हाट इज मार्केट पीरियड और इंस्टेंट सप्लाई। Market period supply refers to the current supply of a commodity in the market. Time period is too short to adjust. Supply curve is vertical. ठीक है, क्या लिखा है इसमें, मैंने लिखा है कि मार्केट पीरियड सप्लाई क्या होता है, ये वो पीरियड है जिसमें हम करंट सप्लाई की बात करते हैं, अभी की, जैसे आज के दिन की सप्लाई क्या रही, ठीक है, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक कितना सप्लाई रहा। ये पीरियड इतना छोटा होता है कि इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आप कुछ फैक्टर्स को अगर चेंज करना चाहें तो इतना आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं। इसका सप्लाई कर्व कैसा होता है, हमेशा इसका सप्लाई कर्व वर्टिकल बनता है। तो नीचे देखिए यहाँ पे सप्लाई कर्व बना है इसका,
सप्लाई कर्व कैसा है, वर्टिकल है, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड आप नहीं इंक्रीज कर सकते। अगर मुझे बहुत कम टाइम पीरियड मिलता है और मैं किसी प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, मान लीजिए मैं आईफोन सेल करता हूँ, आईफोन के प्राइसेस बढ़ गए, तो मैं एक दिन के अंदर, ठीक है, मैं क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, चाहे प्राइस कितना ही बढ़ जाए, ठीक है। टाइम पीरियड अगर मेरे पास लिमिटेड होगा, आप मुझसे बोलो कि मैं आपको आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, आप एक काम करिए, मुझे 1000 प्रोडक्ट्स दे दीजिए, मेरे पास नहीं है, तो मैं 1000 प्रोडक्ट्स इतने कम टाइम में कैसे लेकर के आऊंगा। इसका मतलब कि क्वांटिटी मेरे पास जितनी रखी होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, मान लीजिए मेरे पास दुकान में 50 पीसेस पड़े हैं, तो मैं मैक्सिमम 50 ही सेल कर पाऊंगा उतने पीरियड में, ठीक है। तो ये क्या था, ये था हमारा मार्केट पीरियड या फिर इंस्टेंट सप्लाई। शॉर्ट रन सप्लाई क्या होता है, शॉर्ट रन रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड विच इज नॉट सफिशिएंट टू मेक मेजर चेंजेस। आप बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं कर पाएंगे, छोटे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत मिनिमल चेंजेस जो है यहाँ पे नेसेसरीली हो जाएंगे, मेजर चेंजेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इन सप्लाई एज पर डिमांड, जितना डिमांड है उस हिसाब से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मेरे पास 50 स्टॉक में पड़े थे, आपने मुझसे 1000 की डिमांड करी, तो हाँ, मैं इधर उधर से कहीं से कोशिश करके थोड़े बहुत चेंजेस करके इस तरह थोड़े प्रोडक्ट्स में ला सकता हूँ, अगर आप थोड़ा सा टाइम पीरियड और दे दें, ठीक है, होगा वो भी शॉर्ट। तो ऐसे में सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब पूरा वर्टिकल नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स आप पॉसिबल हैं, मेजर एडजस्टमेंट्स नहीं पॉसिबल है, लेकिन मिनिमम एडजस्टमेंट्स तो पॉसिबल है। तो इसका सप्लाई कर्व कैसा होता है, थोड़ा सा अपवर्ड स्लोपिंग होने लगता है। लास्ट इज लॉन्ग रन सप्लाई, आपको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया गया, आपको 2-3 महीने का टाइम दे दिया गया या 1 साल का टाइम दे दिया गया, इट इज सफिशिएंट इनफ टू मेक चेंजेस, राइट। सो लॉन्ग पीरियड रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड विच इज सफिशिएंट टू मेक मेजर चेंजेस इन सप्लाई एज पर डिमांड। और सप्लाई कर्व कैसा होता है, फ्लैटर होता है, ये लास्ट वाला, ठीक है। अब चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आपसे एग्जाम में फैक्टर्स ऑफ सप्लाई पूछे या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पूछे, इवन इन डिमांड चैप्टर आपसे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पूछे या फिर आपसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पूछे, एक ही बात होती है, वो आपको दोनों में सेम ही चीज बतानी है। तो देखिए फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिमांड में भी सबसे पहला क्या था, प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड, जिसको हम पीएक्स बोलते थे, यहाँ पे भी सेम फंडा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ने लगेगा तो सेलर क्या सोचेगा, सेलर सोचेगा मैं इसकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दूं। तो देखिए हायर द प्राइसेस लार्जर विल बी सप्लाई। विच टाइप ऑफ रिलेशन इज देयर, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन और देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, फाइन। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, वहां पे अदर कमोडिटी में क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरे गुड्स की बात होती थी। लेकिन जब हम यहाँ पे अदर कमोडिटीज की बात करते हैं तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि ये प्रोड्यूसर सिर्फ एक सामान में डील नहीं करता है, ये बहुत सारे सामान में डील करता है। आपके करिकुलम में आपको ये चीज समझ में आए तो आपके कोर्स में आप 2 ही प्रोडक्ट्स को लेकर के चलेंगे, ठीक है। 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर का डिस्कशन आपके बहुत ही हायर क्लासेस, हायर एजुकेशन जब आप परस्यू करेंगे तब आपको करने को मिलेगा। अभी आप मान के चलिए कि एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 तरह का सामान बना रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं कोका कोला भी बना के बेचता हूं और मैं थम्स अप भी बना के बेचता हूं, दोनों ही कोक के वेरिएंट्स हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, अब इस पॉइंट को देखिए, व्हेन प्राइसेस ऑफ ऑल अदर कमोडिटी राइजेस इट बिकम्स प्रॉफिटेबल फॉर प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस दोस कमोडिटी। मान लीजिए कि मेरी फैक्ट्री में जो बॉटल्स बनाने का, जो कोल्ड ड्रिंक बनाने का क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं फिक्स है कि मैं एक महीने में 10 लाख बॉटल बनाता हूँ, जिसमें से मैं 5 लाख बॉटल बनाता था कोका कोला की और मैं 5 लाख बॉटल बनाता था थम्स अप की, ठीक है। अब मैंने देखा कि कोका कोला का प्राइस बढ़ रहा है, कोका कोला की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, थम्स अप की उतनी नहीं बढ़ रही है, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं क्यों 5 लाख थम्स अप की बॉटल्स बनाऊं जब उसमें उतना ज्यादा मुझे नहीं गेन हो रहा है। मैं काम करता हूँ, अपनी कोका कोला का सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास तो 10 लाख की मैं कह सकता हूँ कि फिक्स्ड कैपेसिटी थी, राइट। तो मैं एक काम करूंगा कि 5 से बढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो मान लो अगर मैं 8 लाख अब बॉटल्स बनाना चाहूंगा तो फिर मैं थम्स अप को रिड्यूस करके 5 से 2 लाख कर दूंगा, कि पहले 5 लाख और 5 लाख दोनों बनते थे, लेकिन अब 8 लाख कोका कोला की बॉटल्स बन रही हैं और 2 लाख थम्स अप की बन रही हैं। क्या कोई समझ में आ रहा है, यानी मेरे पास में एक चीज एडजस्टेबल, मतलब मैं एडजस्ट कर सकता। तो मैंने क्या सोचा कि जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है, जिसका ज्यादा प्राइस है, मैं उसकी सप्लाई बढ़ाना चाहूंगा तो मैं उसकी कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा। तो कह रहा है प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी में क्या होता है, व्हेन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, यानी जिस कमोडिटी को आप लेके सप्लाई पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ये सप्लाई चैप्टर कोका कोला के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, तो कोका कोला के लिए अदर कमोडिटी क्या हो गया, थम्स अप। तो अगर थम्स अप का प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर कोका कोला छोड़ के थम्स अप बनाने चला जाएगा, तो कोका कोला की जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम होने लगेगी। प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी बढ़ने से क्या होता है, हमारी वाली कमोडिटी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। अब इसके बाद में प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिमांड चार्टर में क्यों नहीं थे? क्योंकि कंज्यूमर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या लेना देना है, ठीक है, वो थोड़ी प्रोड्यूस कर रहा है, वो थोड़ी प्रोडक्शन कर रहा है, वो यूटिलिटी नहीं ऐड कर रहा है, सेलर यूटिलिटी ऐड करना है ना। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मतलब क्रिएशन या फिर एडिशन ऑफ यूटिलिटी, है ना। अच्छा, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर्स 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले आपको क्या देना पड़ता है? रेंट। लेबर को आप क्या पे करते हैं? वेजेस। कैपिटल के बदले आपको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? उसका प्रॉफिट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि फैक्टर्स के अगेंस्ट जाती हैं। तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स मतलब क्या है? जैसे आपने लैंड लिया है तो उसका रेंट कितना है, इट इज अ सिग्निफिकेंट डिस्कशन, ये मैटर करता है। आपने अगर एम्प्लॉयज को रखा है, आपने लेबर्स को रखा है, तो उनका सैलरी और वेजेस कितना है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो देखिए, फॉल इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर्स का प्राइस कम हो गया, अगर सैलरी मुझे कम देनी पड़ रही है, रेंट मुझे कम देना पड़ रहा है, तो मेरे पैसे बचेंगे ना। तो अगर मेरे पैसे बचेंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं उससे और सामान प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो ऐसे में क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे आधे ज्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ रेंट पे करने में, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने में और सैलरी और वेजेस पे करने में चले गए, तो मैं अब बचे हुए पैसे से रॉ मटेरियल भी कम खरीद पाऊंगा, तो सप्लाई भी मार्केट में कम होगा। यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अगर कॉस्ट कम होगा तो पैसे बचेंगे, जिससे मैं रॉ मटेरियल परचेज करके मैं सप्लाई बढ़ा पाऊंगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? मान लीजिए कि कहीं पे क्लॉथ स्टिच होने का काम होता है, ठीक है। अब जैसे कि आज के टाइम पे मशीन्स आती हैं, इलेक्ट्रिक मशीन्स आती हैं, स्विंग मशीन्स आती हैं, और पहले के टाइम पे जो है वो हैंड वूवन वाली आती थी, जिसमें हैंड ऐसे रोटेट करके चलाना पड़ता था। तो अगर आज भी किसी फर्म में कहीं पर सिलाई वगैरह उसकी हेल्प से हो रही है, तो उसमें क्या होगा? टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। और उसमें ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से होगा कि ह्यूमन फैटिक को भी होता है, मतलब कि वो अपने हिसाब से थोड़ा सा स्लो वर्क करेंगे या एक टाइम में लिमिटेड काम ही हो पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मशीन से काम हो रहा होगा तो उसमें कहीं ना कहीं फिनिशिंग भी होगी और इसके अलावा प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बन पाएंगे। तो अगर हम टाइम के साथ में टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करते रहेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को हम लोग अडाप्ट करेंगे, तो उससे हमें ही फायदा होगा। हम कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके सेल कर पाएंगे, है ना। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? यूज ऑफ इम्प्रूव्ड एंड एडवांस टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस कॉस्ट। अगर आप नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो उससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट आगे कम हो जाएगी, इसकी वजह से आपका टोटल सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, है ना। हमेशा याद रखो, जब भी आपकी कॉस्ट कम हो जाती है तो आप सप्लाई बढ़ा पाते हो, ठीक है। पैसे बच रहे तो आप ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे, सप्लाई बढ़ा दोगे। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, सप्लाई कैसे बढ़ जाएगी? मार्केट में 4 लोग बेचने वाले हैं तो सप्लाई कम है, मार्केट में 10 लोग बेचने वाले आ गए तो अब 10 लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा प्रोड्यूसर्स मार्केट में उतनी ज्यादा सप्लाई। इजी। इफ नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इंक्रीजेस, ओवरऑल मार्केट सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। नाउ टैक्सेस एंड सब्सिडीज, इसको समझिए। मैंने आपको बताया कि अगर कॉस्ट कम हो जाएगी, मतलब मेरी जेब से पैसे कम लगेंगे, तो मैं ज्यादा सामान बना के अब बेच पाऊंगा, अगर खर्चे कम होंगे। टैक्स लगाने से क्या होता है? खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई चीज अगर 10,000 की खरीद के आता था, उसमें से 2,000 टैक्स लगता था, 12,000 पे करना पड़ता था। अगर अब उसके ऊपर टैक्स बढ़ के 4,000 लगने लगा है, तो मेरी जेब से पैसे ज्यादा जाएंगे, तो मेरे पास कम बचेंगे, तो सप्लाई कम हो जाएगी। यानी टैक्स के बढ़ने से सप्लाई कम हो रही है। वहीं पे वाइस वर्सा सब्सिडी पे आइए। सब्सिडी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कुछ आपको, अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कुछ ग्रांट ऑफर करता है, अभी आप ऐसे समझ लीजिए। तो गवर्नमेंट जैसे सब्सिडी देता है, कुछ पैसे सामने से वो पे कर देता है, रीइंबर्स कर देता है। तो ऐसे में क्या होगा? मेरी जेब से पैसे कम जाएंगे, ठीक है। मान लो कोई प्रोडक्ट 1,000 रुपीज का मुझे पड़ रहा था, गवर्नमेंट ने कहा तुम खरीद लो, मैं 200 रुपए मैं रीइंबर्स कर दूंगी। तो ऐसे में क्या होगा कि मेरी जेब में से तो 800 जाएंगे ना, तो 200 रुपए मेरे बच गए, तो पैसे बच रहे हैं, तो मैं सप्लाई बढ़ा पाऊंगा। तो टैक्सेस के बढ़ने से सप्लाई रुक जाता है, रुक नहीं जाता है मतलब कम हो जाता है। और सब्सिडीज के बढ़ने पे सप्लाई क्या हो जाता है? इट इंक्रीजेस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस, अब इसकी बात समझो। अगर मुझे लग रहा है, सेलर को, प्रोड्यूसर को लग रहा है कि फ्यूचर में इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो मैं अभी क्यों बेचूं सस्ते में? मैं फिर फ्यूचर में महंगे पे बेचूंगा। जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर मैं गोल्ड का सामान सेल करता हूं, तो मैं क्या करना चाहूंगा? मैं अभी ज्यादा डिस्प्ले नहीं करना चाहूंगा। मैं सोचूंगा कि अभी मैं क्यों गोल्ड के पीसेस में बेच दूं, ठीक है। मुझे पता चला कहीं से, ऐसे मुझे अजम्पशन में लग रहा है कि 1 या 2 हफ्ते बाद गोल्ड के प्राइसेस सब्सटेंशियली बढ़ जाएंगे। तो मैंने क्या करा? अभी सप्लाई कम रखी, मैंने उसके बाद मार्केट में रखा, ठीक है। मैंने उसके बाद मैंने सप्लाई बढ़ा दी। तो ऐसा कहीं ना कहीं होता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस मतलब ये होता है कि अगर किसी को लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो वो अभी सप्लाई कम रख करके उस टाइम सप्लाई करना चाहेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। नेचुरल फैक्टर्स, अच्छा, सप्लाई को नेचुरल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं? जो गुड्स आपके पेरिशेबल होते हैं या फिर एग्रीकल्चरल कमोडिटी होती हैं। पेरिशेबल मतलब जैसे कि खराब हो सकता है, ठीक है, तो उसमें नेचुरल फैक्टर कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। और जैसे एग्रीकल्चरल हो गया, जैसे कि क्रॉप्स होते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो जाए या पानी बिल्कुल ना आए, ड्रॉट, सूखा पड़ जाए,
तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में फसल खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल फैक्टर्स भी आपके सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। आप सप्लाई किसकी करेंगे? गुड्स की। अगर गुड्स ही नहीं सही सलामत होंगे तो फिर आप क्या सप्लाई करेंगे? तो नेचुरल फैक्टर्स क्या है? सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स लार्जली डिपेंड्स ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन, सॉइल एटसेट्रा। सिंपल था। Supply of a commodity depends upon a number of factors which can be grouped together in a supply function as under। अब हम समझने जा रहे हैं सप्लाई फंक्शन क्या होता है। उसमें डिमांड फंक्शन होता था। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ओ ऐसे करके होता था। अब सप्लाई में क्या है? सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी जो है वो हम लोगों ने अभी ये सारे फैक्टर्स देखे ना, बस इन्हीं सारे फैक्टर्स को हमने क्या करा? मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। तो देखिए ये सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, एफ पी, टी, ई एक्स, एन एफ, एन पी। अब ये है क्या? देखिए पीएक्स मतलब क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अगर आप कोका कोला सेल करें तो कोका कोला का प्राइस क्या है? खुद का। उसका प्राइस बढ़ेगा तो आप सप्लाई बढ़ा देंगे। पीआर क्या है? प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज। एफपी क्या है? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये एफपी क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। टी क्या है? टी फॉर टेक्नोलॉजी। ईएक्स क्या है? एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। एनएफ क्या है? नेचुरल फैक्टर। और एनपी क्या है? नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। क्या आपको ये समझ में आया? ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, बस यहाँ पे जो हम लोगों ने फैक्टर्स समझे थे उन फैक्टर्स को हमने सिंबलाइज कर दिया है और उठा करके ब्रैकेट में एंक्लोज करके एक मैथमेटिकल फंक्शन बना दिया है कि सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, इनके एब्रिविएशन के साथ में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आपके एग्जाम में अगर आता है आपको वैसे ही प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखना है। आपको बताना है कि सप्लाई फंक्शन क्या होता है, आप उसका थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रो देंगे, आप सप्लाई फंक्शन को मेंशन करेंगे और फिर उसको पूरा अब्रीवेट करेंगे कि यहाँ पे ये जो एक्रोनिम टाइप में लिखा हुआ है इसका पूरा डेरिवेशन क्या है। अच्छा, यहाँ पे अब दो चीजें आपको खुद से कवर करनी है। दिस इज योर होमवर्क विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। आपने डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व पढ़ रखा है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक टेबल होती है जिसमें बताया जाता है कि इतने इतने प्राइस पे इतनी इतनी क्वांटिटीज कंज्यूमर डिमांड करना चाह रहा है और उसी का जब हम डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ प्लॉट कर देते हैं दैट इज डिमांड कर्व। इजी। वैसे ही यहाँ पे क्या है? सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व। व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल? जब एक टैबुलर फॉर्मेट में हम किसी इंडिविजुअल या किसी मार्केट का हम पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कितने कितने प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटीज सेल हो रही हैं या फिर ऑफर हो रही हैं, है ना। और जब उसको हम प्लॉट कर देंगे, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनाएंगे, दैट विल बी योर सप्लाई कर्व। इजी। सप्लाई कर्व अभी उन्होंने ऊपर दो देखे थे, इंडिविजुअल और मार्केट वाले, है ना, तो वैसे ही होंगे। तो बहुत इजी सा है, आप इसको देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे वहां पे लॉ ऑफ डिमांड था जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था? मार्शल ने। और लॉ ऑफ सप्लाई किसने दिया है? वॉटसन ने। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है पहले समझते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? वो कहता था कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम बिकेगी एंड वाइस वर्सा। और आगे उन्होंने एक और चीज बोली थी, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिके तो आपको प्राइसेस ऐसे रखने हैं कि कंज्यूमर खुद ही वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। ऐसा कुछ स्टेटमेंट उन्होंने बोला था। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? द लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। यानी ये किसके बीच में बात कर रहा है? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इतना नहीं। हम लोगों ने जब डिमांड चार्टर पढ़ा था तो हमने समझा था कि वहां पे भी प्राइस को लेके काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ था और बाकी सारे चीजों को हम क्या मानते थे कि दे आर हेल्ड कांस्टेंट। इसको हम एक लैटिन टर्म भी देते थे, क्या बोलते थे? सेट्रिस पैरिबस, राइट। देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू वॉटसन, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब सेट्रिस पैरिबस। सो सेट्रिस पैरिबस, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद द राइज इन इट्स प्राइस। जैसे ही प्राइस राइज करेगा उस क्वांटिटी की जो सप्लाई है उस कमोडिटी की वो भी इंक्रीज कर जाएगी एंड डिक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस। अगर प्राइस कम हो गया तो प्रोड्यूसर कम उसको सप्लाई करेगा। इजी था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। हमने ऊपर डिफिनीशन में देखा था, जब हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े थे ना अभी, तो फैक्टर्स में हमने सबसे पहला फैक्टर पढ़ा था प्राइस ऑफ कमोडिटी। मैंने उसमें बताया था देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, है ना, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। वही बात यहाँ पे लिखी है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the quantity supplied of a commodity is positively or directly related to its price। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? S is function of P, यानी supply is function of price। This law is based on assumption that except price all other factors remain unchanged। यहाँ पे जो लिखा है all other factors remain unchanged और ऊपर आया था other things being equal, मतलब सेम ही है, ठीक है। ceteris paribus जिसको हम बोलते हैं लैटिन में। अच्छा, assumptions क्या है? तो देखिए क्या क्या assumption है, इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, ठीक है। मैंने शॉर्ट अब्रिविएशन में लिखा है कि हम मान चलेंगे क्या क्या assumption है। देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस, नो चेंज इन नेचुरल फैक्टर्स एंड नो चेंज इन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स।
इसका मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि जो अभी हम लोगों ने ऊपर ये फैक्टर्स पढ़े हैं ना, इसमें सिर्फ ये चेंज हो रहा है और इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब चेंज नहीं होगी। तो आप अजम्पशंस में हमने कितने फैक्टर्स पढ़े हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप 7 अजम्पशंस तो लिख के ही आएंगे, सबके आगे क्या क्या लगा दोगे, नो 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 नो, ठीक है, कि देयर इज नो चेंज इन दिस, देयर इज नो चेंज इन दैट। नाउ रीजंस बिहाइंड ऑपरेशंस ऑफ लॉ, क्यों अप्लाई होता है ये लॉ, क्यों काम करता है। देखिए, पहला है लेवल ऑफ प्रॉफिट। सप्लायर किस मोटिव से सामान ज्यादा बना के बेचना चाह रहा है, प्रॉफिट मोटिव से। जितना ज्यादा प्रॉफिट लेवल होगा उतना ही ज्यादा वो खुद से क्या होगा, मोटिवेटेड होगा, एंथुसियास्टिक होगा सामान को बना के बेचने के लिए। एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, नई नई फर्म्स आ रही है, नए नए बिजनेस आज के टाइम पे डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो नए नए बिजनेसेस में एंटर कर रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, वो नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं मार्केट में। तो इतनी ज्यादा फर्म्स हैं, इतनी ज्यादा चीजें सप्लाई हो रही है, इसलिए सप्लाई इंक्रीज कर रहा है। चेंज इन स्टॉक, स्टॉक के चेंज होने से भी लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होता है। एक्सेप्शंस क्या है, किन किन चीजों पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, जब प्राइस बढ़ेगा हम तब ज्यादा बना के बेचेंगे। किस पे ये प्रोडक्ट किस पे नहीं चलता है, एग्रीकल्चरल गुड्स पे, ठीक है। एग्रीकल्चरल गुड्स मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्रॉप्स वगैरह वो खराब हो जाएंगे नेचुरल फैक्टर से। दूसरा क्या है, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स, अब मैंने केले ले लिए हैं, मेरा केले का ठेला लगा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, वो 5 से 6 दिन में खराब हो जाते हैं, ब्लैकिश ब्राउनिश होने लगते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि मैं लेके बैठा हूं, मैंने देखा मार्केट में प्राइस 40, यार मुझे तो 60 का बेचना है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अभी नहीं, फ्यूचर में जब 60 का प्राइस हो जाएगा मैं तब बेचूंगा, तब तक खराब हो जाएगा। यहाँ पे उल्टी चीज है, ठीक है, मैं ज्यादा टाइम तक रखूंगा, पेरिशेबल नेचर की है, प्राइस कम होने लगेगा उसका उल्टा, तो इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। एंड ऑक्शनेबल आइटम, ऑक्शनेबल यानी जैसे कुछ एंटीक चीजें हो गई जो ऑक्शंस में रखा होता है, मोनालिसा की पेंटिंग हो गई जैसे कि, ठीक है, तो ऐसी चीजें ये ऑक्शनेबल वगैरह हो गए, घर वगैरह नीलाम हो रहा है, तो वो सब चीजें इसके एक्सेप्शन के अंदर आएंगे। नाउ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड सप्लाई, जो चेंज है वो दो तरह से पढ़ा जाता है, वहां पे भी आप दो चीजें पढ़ते थे डिमांड चैप्टर में, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से क्या होता था, मूवमेंट अलोंग द कर्व होता था, अपवर्ड मूव ऊपर होता था या फिर नीचे होता था, है ना, इंक्रीज डिक्रीज। और दूसरे वाले में क्या होता था, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होते थे। और जब बाकी फैक्टर्स चेंज होते थे तो हम ये नहीं बोलते थे कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है, हम बोलते थे सिर्फ डिमांड चेंज हुआ है। और सिर्फ डिमांड चेंज होने पे राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती थी। सेम यहाँ पे भी होगा। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, हम क्वांटिटी सप्लाइड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो सप्लाई फंक्शन था ना क्लास, इसमें हम सिर्फ अभी इसको चेंज कर रहे हैं। जब हम इसको चेंज करेंगे सिर्फ, मतलब हम बाकी चीजों को कांस्टेंट कर देंगे, तो हम बोलेंगे ये क्या दिखाएगा हमें, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन जब हम इसको छोड़ देंगे और हम बाकी के चेंजेस को फॉलो करेंगे तो हम बोलेंगे चेंज इन सप्लाई। तो देखिए, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड सबसे पहले, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, उसको क्या बोलते थे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। Change in quantity supplied refers to change in quantity supplied of a commodity in response to change its own price, other things remaining constant। कह रहा है जब बाकी चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं तो उसके प्राइस के चेंज होने पे कितना सप्लाई में चेंज आता है, यही हमें क्या बताएगा, ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का कॉन्सेप्ट कहता है। These changes takes place in accordance with the law of supply। ये लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करते हैं, यानी अगर प्राइस बढ़ रहा होगा उसका खुद का तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर कम हो रहा है तो गिर जाएगी। Such changes are indicated by movement along the supply curve। ये मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व को देख के हमें समझ में आता है। सिंबॉलिकली सप्लाई फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो Sx इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स। क्या यही लॉ ऑफ सप्लाई था, क्या यही लॉ ऑफ सप्लाई था, द आंसर इज यस। फिर इसका यहाँ पे डेरिवेशन लिखा है कि हियर एक्स का मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स, एफ का मतलब क्या है, फंक्शन, और प्राइस का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ गुड एक्स। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ऑफ टू टाइप्स, अब दो तरह की होती है, या तो क्या होगा, एक्सटेंशन, जिसको हम एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। और दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। एक्सपेंशन क्यों होगा, सप्लाई कब बढ़ेगी, जब प्राइस क्या कर जाए, राइज कर जाए। और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, सप्लाई कम कब हो जाएगी, जब प्राइस फॉल हो जाए। सिंपल था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट लिखा है मैंने आंसर का, कि आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि क्वांटिटी सप्लाइड का कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, या फिर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आप इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को समझाएंगे। पहले तो आप ये बताएंगे कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है, क्वांटिटी सप्लाइड एस एक्स और इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, ठीक है, इसके ऊपर ये डिराइव्ड है, बाकी चीजें कांस्टेंट है। और हम यहाँ पे प्राइस के चेंजेस को देख करके देखते हैं कि उसके हिसाब से कितना कितना चेंज आ रहा है हमारे क्वांटिटी सप्लाइड में। फिर आप यहाँ पे
जब इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को, तो आपको कैसे आंसर लिखना है, सबसे पहले आप उस मीनिंग को, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को शॉर्ट में डिफाइन करेंगे, फिर आप एक शेड्यूल प्लॉट करेंगे टैबुलर, फिर आप उसका एक कर्व बनाएंगे और फिर आप उस कर्व का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ठीक है, आपको अपने आंसर्स को 4 पार्ट में लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहला हमें बताना है एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। देखिए क्या लिखा है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं, when supply of a commodity expands due to rise in its price, it is called expansion of supply or increase in quantity supplied। जब भी प्राइस बढ़ता है और प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब देखिए ये क्या है, ये सप्लाई शेड्यूल है। कह रहा है जब प्राइस 4 रुपीज था तो 50 आइटम सप्लाई होते थे, जब प्राइस 8 रुपीज हो गया तो अब 100 आइटम सप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, प्राइस के इंक्रीज करने पे क्या हुआ, जैसे प्राइस 4 से 8 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड भी 50 से 100 इंक्रीज कर गई। तो यहाँ पे देखिए जब प्राइस 4 था तो क्वांटिटी सप्लाइड हमारी क्या थी 50, और जब प्राइस 8 हो गया तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड है 100। तो ये भी इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ, जिससे क्या हुआ, ग्राफ ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ए से बी तक जाने को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। और ये मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कैसा है, ये एक्सटेंशन या एक्सपेंशन है। ये ग्रीन वाला जो एरो मैंने शो करा ये क्या है, ये एक्सटेंशन या एक्सपेंशन है। अब देखिए इस कर्व का और इस शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन देखिए। व्हेन प्राइस इज ₹4 पर यूनिट, जब प्राइस 4 रुपीज पर यूनिट है, द क्वांटिटी सप्लाइड इज 50 यूनिट्स, तब क्वांटिटी सप्लाइड कितनी 50 यूनिट्स। ये ग्राफ को हम समझा रहे हैं कि जब प्राइस हमारा 4 था तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड 50 है। फिर उसी में हम ग्राफ में आगे सब ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे कि जब प्राइस 8 हो जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 हो जाएगी। तो देखिए व्हेन प्राइस राइजेस टू ₹8, द क्वांटिटी सप्लाइड एक्सपैंड्स टू 100 यूनिट्स। प्रोड्यूसर्स मूव अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, प्रोड्यूसर ए से पॉइंट बी पे चला गया, ग्रीन एरो दिख रहा है ना, ए से बी पे चला गया। ऑन द सेम सप्लाई कर्व दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो कह रहा है द प्रोड्यूसर मूव अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन द सेम सप्लाई कर्व, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। आपको एक बात का नोटिस करना है कि ये जो कर्व था सप्लाई का, इसी कर्व पे ही मूवमेंट हो रहा है, बस पहले पॉइंट यहाँ पे था, अब पॉइंट यहाँ पे हो गया है। कर्व नहीं मूव हुआ है, कर्व पे मूवमेंट हुआ है। अब आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, फिर से वैसे ही स्टार्ट करेंगे, कैसे कि अदर थिंग्स इक्वल हैं और ऐसे में अगर प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर हम इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते होंगे। तो देखिए क्या लिखा है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड गिर रही है क्योंकि उसका खुद का प्राइस गिर रहा है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई या बोलते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। वही वाला शेड्यूल यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा कि जब 8 रुपए थे तो 100 बिक रहे थे, और जब 4 रुपए का प्राइस है तो अब सिर्फ 50 बिकेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, मूवमेंट उल्टा हो जाएगा कि जब 8 रुपीज प्राइस था तो 100 यूनिट बिकते थे, जब 4 रुपीज प्राइस है तो 50 यूनिट्स बिकेंगे, तो मूवमेंट क्या हो गया, नीचे हो गया, लेकिन मूवमेंट सेम कर्व में हो रहा है। व्हेन प्राइस इज 8, quantity supplied is 100, when price falls to 4, quantity supplied contracts to 50। प्रोड्यूसर अब यहाँ कहाँ मूव कर रहा है, अब यहाँ बी से ए पे आ रहा है। ठीक है, पहले वाले में ए से बी जा रहा था, अब बी से ए में आ रहा है ऑन द सेम सप्लाई कर्व, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। इजी। अब इसके बाद में आ रहा है चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई मतलब क्या है, अब प्राइस ऑफ द कमोडिटी नहीं चेंज होगा, अब बाकी सारे फैक्टर्स चेंज होंगे। तो चलिए देखते हैं, चेंज इन सप्लाई इज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द कमोडिटीज ओन प्राइस। पहली स्टेटमेंट इसने यही बताई। चेंज इन अदर फैक्टर्स इंक्लूड टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट, टैक्स रेट, प्राइस ऑफ रेटेड प्रोडक्ट एक्सेट्रा। आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या क्या इंक्लूजन होंगे, आपको ये फैक्टर्स जो आपको 7 अलग से याद करने को बोले ना मैंने, आपको इन्हीं फैक्टर्स के यहाँ पे नाम मेंशन कर देने हैं कि अदर फैक्टर्स में क्या क्या चीजें चेंज होंगी, ये ऐसे करके आपको ये सारे नेम मेंशन कर देने हैं। तो चलिए वापस चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चेंज इन सप्लाई में टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। चेंज इन सप्लाई दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इट में इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इट इज कॉल्ड व्हेन लार्जर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। जब बाकी सारे फैक्टर्स के चेंज होने से सप्लाई बढ़ा दी जाती है तो हम इसको बोलते हैं ये तो इंक्रीज इन सप्लाई हो गया। और ऑन दी अदर हैंड जब क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से तो हम बोलेंगे ये तो डिक्रीज इन सप्लाई हो गया। सिंपल है, सप्लाई बढ़ गई तो इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कम हो गई तो डिक्रीज इन सप्लाई। लेकिन किस वजह से हो रही है, अदर फैक्टर्स की वजह से, जो अभी तक हेल्ड कांस्टेंट थे, जो अभी तक चेंज नहीं हो रहे थे, अब क्या कांस्टेंट हो गया, प्राइस नहीं चेंज हो रहा है। इंक्रीज इन सप्लाई और राइटवर्ड शिफ्ट, तो समझते हैं पहले क्या है ये। When supply of a commodity rises due to change in factors like other than price, such as decrease in price of related good, improvement in technology, fall in price। देखिए समझिए,
कह रहा है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी जब राइज करती है, जब बढ़ती है सप्लाई, तो सप्लाई के बढ़ने पे क्या होगा, प्राइस नहीं चेंज हो रहा है। तो यहाँ ग्राफ पे देखिए जरा, प्राइस 8 था तब भी 80 यूनिट बिकती थी, अब जब प्राइस 8 है अब 120 यूनिट बिक रही हैं। सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन प्राइस तब भी वो था, अभी भी वही है, प्राइस यही है, ठीक है। क्वांटिटी पहले ये थी, अब ये हो गई है, तो बस क्वांटिटी में चेंज आया है, ठीक। तो ये क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड का प्राइस कम हो गया। अगर मैं कोका कोला बेच रहा था, तो मान लो थम्स अप का प्राइस कम हो गया है, तो मेरे पास थोड़े पैसे बचने लगे हैं, तो मैंने यहाँ की सप्लाई बढ़ा दी है। या फिर क्या हो सकता है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, नई अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, कॉस्ट रिड्यूस हो गई है मेरी, फॉल इन इनपुट प्राइस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हमारे सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई से हमें दो चीजें समझ में आती हैं, प्रोड्यूसर्स और फर्म्स आर विलिंग टू सप्लाई मोर ऑफ अ कमोडिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, कि बाकी सारे फैक्टर्स चेंज होने पे प्रोडक्ट तब भी 15 का था, अभी भी 15 का है, लेकिन सप्लाई बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी, क्योंकि बाकी चीजों के जो फैक्टर, बाकी जो फैक्टर्स थे वो अदर फैक्टर्स चेंज हो गए हैं। तो प्रोड्यूसर और फर्म्स क्या है, उनकी विलिंगनेस है बहुत ज्यादा क्वांटिटी को सप्लाई करने की पहले से, उसी सेम एग्जिस्टिंग प्राइस पे। एंड द न्यू कर्व शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, वो कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। जो सप्लाई कर्व है ना, डिमांड कर्व वैसे होता था, सप्लाई कर्व वैसे होता है, तो सप्लाई कर्व क्या होगा, यहाँ से ऐसे आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ये क्या है, ये इंक्रीज है। और यहीं से अगर डिक्रीज होना होगा तो वो पीछे आ जाएगा। तो देखिए, जब प्राइस 8 था तो 80, और जब प्राइस अभी भी 8 है तो 120। तो मैंने आपको ब्लूप्रिंट बता रखा है ना, आपको इंट्रो देना है, फिर आपको क्या करना है, आपको शेड्यूल के साथ में ग्राफ प्लॉट करना ही करना है, ठीक है, मार्क्स तभी मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट कर रखा है मैंने। तो मैंने बताया जब 8 रुपीज का प्राइस था तब 80 बिकती थी, चेंज इन अदर फैक्टर्स हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम ग्राफ में क्या दिखा रहे हैं, उस कमोडिटी का प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये तो 8 ही रह गया, ठीक है। क्वांटिटी 80 हो गई, 80 से 120 हो गई, तो ये इंक्रीज हो गया। तो सप्लाई कर पहले ऐसे था, फिर आगे ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जो ये मूवमेंट है इसका आगे की तरफ, इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज या फिर राइटवर्ड शिफ्ट। कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, यहाँ पे डिटेल में कॉजेज दे रखे हैं मैंने कि क्यों सप्लाई बढ़ रही है, क्या क्या हो रहा है। रिडक्शन इन कॉस्ट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, मैंने बताया आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इस वजह से अब आपके पैसे खुद के कम लग रहे हैं, तो अब आप सप्लाई बढ़ा पाएंगे। फॉल इन इनपुट प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लग रहा है। फॉल इन प्राइस ऑफ कंपीटिंग गुड, जो कंपीटिंग गुड था, जो अदर रिलेटेड गुड था, वो उसका प्राइस गिर गया है। राइज इन नंबर ऑफ फर्म्स इन मार्केट, फर्म्स बहुत ज्यादा आ गई हैं इसलिए सप्लाई इंक्रीज हो गया है। एक्सपेक्टेड फॉल इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन नियर फ्यूचर, ठीक है, हमें लग रहा है फ्यूचर में ये सामान सस्ता हो जाएगा, इसके दाम गिरने वाले हैं इसलिए अभी बेच दो। और डिक्रीज इन एक्साइज टैक्स, टैक्स रेट कम हो गया है, ठीक है, विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इंक्रीज इन सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी हमको ज्यादा पे कर रही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज डिक्रीज इन सप्लाई और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी में फॉल ड्यू टू फैक्टर्स रिलेटेड टू राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर जैसे ही कुछ फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे, ठीक है, उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा सप्लाई फॉल हो जाएगा। इन सच सिचुएशन प्रोड्यूसर्स विल बी विलिंग टू लेस क्वांटिटी एट द इनिशियल प्राइस। यहाँ पे एक वर्ड गायब है, यहाँ पे होगा विलिंग टू ऑफर या फिर विलिंग टू सप्लाई लेस क्वांटिटी एट द इनिशियल प्राइस, ठीक है। इसको आप अपने पास नोट्स में ठीक कर लीजिएगा। इन सच अ सिचुएशन प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू सप्लाई लेस क्वांटिटी एट द इनिशियल प्राइस। आप 8-10 रुपए का सामान था और वो 10 रुपए का ही है, लेकिन अब फैक्टर चेंज हो गया। मान लीजिए पहले जो है टैक्स कम लगता, अब टैक्स बढ़ गया है, तो अब सप्लाई कम हो जाएगी। पहले अब टेक्नोलॉजी नहीं आ गई मार्केट में, तो अब हम उतना फ्रीक्वेंटली और उतना प्रॉम्प्टली काम नहीं कर पाएंगे, है ना, तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 रुपीज का प्राइस फिक्स है, पहले 100 होता था, लेकिन अब क्या हो गया, क्वांटिटी डिक्रीज होकर 50 हो गई है। तो ये मूवमेंट कैसा हो गया है, इधर हो गया है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। इसको आप ये मत बोलिएगा कि ये ऊपर चला गया, नहीं नहीं नहीं, ग्राफ यहाँ से यहाँ मूव हो गया है, ये लेफ्ट साइड के है। इंक्रीज में क्या होता है, ये ग्राफ था, इंक्रीज में राइटवर्ड जाता है और डिक्रीज में लेफ्टवर्ड जाता है, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, क्या क्या कॉजेज इन सप्लाई के, देखिए, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू यूज ऑफ ऑब्सोलीट टेक्निक एंड मशीन। ऑब्सोलीट यानी जो पुरानी हो गई हैं, आउटडेटेड हो गई हैं, ऐसी मशीन और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करने से आपका खुद का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से आप सप्लाई उतनी नहीं कर पा रहे। एंड हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दो ही है यहाँ पे लिखे हैं मैंने, आप और भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े थे, जैसे यहाँ पे था ना ये, तो इसी को आप उल्टा करके लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कंपीटिंग गुड, फॉल इन नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, ठीक है, एक्सपेक्टेड राइज इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, टैक्सेस का बढ़ जाना, सब्सिडी का कम हो जाना, ये सब जस्ट अपोजिट फैक्टर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है।
तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, वो है इलास्टिसिटी का, जो कि डिमांड की इलास्टिसिटी जैसा ही है। तो ये है आपका होमवर्क कि आपको खुद से कंप्लीट करना है। इसमें आपको 5 वेरिएशंस मिलेंगे इलास्टिसिटी के, ठीक है, इक्वल्स टू 0, लेस देन 1, 1, मोर देन 1 और इन्फिनिटी। तो आपको इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ करना है, होमवर्क में। एंड नाउ योर चैप्टर इज ओवर। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज मार्केट मैकेनिज्म। आपको आई होप समझ में आया। आपको यहाँ पे 2 होमवर्क करने हैं। आपको एक तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट खुद से रीड करना है, बहुत ही शॉर्ट सा छोटा सा है, और एक मैंने आपको ऊपर दिया था कर्व का और शेड्यूल का, ठीक है। आई होप यू पीपल रिमेंबर कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर होमवर्क दिया था, वो ये है, जस्ट अ मिनट, ये सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व, ठीक है। तो इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा एंड योर चैप्टर इज ओवर।